Good morning, gentlemen. क्या हाल चाल मेरे नौजवान सेजोन? I hope you are keeping well. और gentlemen, if you're watching this video, you are somewhere here. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? Because you are at the bottom most of the funnel. You started out as an aspirant who knew nothing. जिसके पास बस एक aspiration थी कि that I want to sit for this examination and I want to clear this examination in my very first attempt, second attempt or third attempt. बट इवेंचुअली यू एंड्योर्ड थ्रू। फिर आप अपने प्रिपरेशन फेज में घुसते हो, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैली और डिसअपेयर। वाई डू आई से दिस? रीजन बींग ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस थे, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे, ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे जो कि आपने इससे पहले नहीं देखा था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जो कि आपने इससे पहले नहीं पढ़ा था। बट रिगार्डलेस ऑफ इट, यू डिसाइडेड टू एंड्योर थ्रू इट एंड यू हैव रीच द लास्ट लेग ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू आर द क्रीम ऑफ द लॉट, जिसने ये सोचा भी था कि मुझे ये एग्जाम देना है। ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं चाहता हूं, स्टॉप क्वेश्चनिंग जो भी आपने पढ़ाई किया है, क्या मैं अलग कर सकता था। इंस्टेड बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन योर एबिलिटीज। ठीक है, बिकॉज वेन यू सरेंडर टू द अननोन बिकम्स काइंडर टू यू। आपने आज तक जो भी पढ़ा है अपने फॉर्मेटिव ईयर में, अपने बचपन में, वो सारी चीज़ें, आपके सारे पेरिफेरल नॉलेज यूज में आने वाले हैं इन सॉल्विंग एमसीक्यूज। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है किसी भी बात के लिए। कितनी भी पढ़ाई हुई हो, कितनी भी आपकी प्रिपरेशन हुई हो, सारी चीज़ों को आप साइड में रख दो और अभी सिर्फ एक ही चीज़ को चेज़ करना है, दैट इज़ कंप्लीट फीलिंग, दैट इज़ होलिस्टिक फीलिंग। अगर इतनी बात क्लियर है तो वन थिंग दैट आई वांट यू टू कीप इन योर माइंड, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट यू टू कीप इन योर माइंड, जो कि प्री रिक्विजिट है टू स्टार्ट आउट विद आवर सीरीज इटसेल्फ। पहला, मैं चाहता हूं कि आप डेल्यूजनल रहो। आप ये अज्यूम करो दैट पेपर इज गोइंग टू बी डिजाइन्ड फॉर यू। ठीक है, यानी इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, दैट पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, फ्रॉम ऑल अक्रॉस द स्ट्रीम सिट फॉर वन कॉमन एग्जामिनेशन, वही आपके फेवर में भी काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मैं चाहता हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करो इन दी साइंस सेक्शन कि हाँ यार, आई बी मच बेटर प्लेस देन एनीबडी हु इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ठीक है, आप बस ये बात सोच के खुश रहो कि मैं सबसे पहले साइंस अटेम्प्ट करूंगा, वो सब्जेक्ट में अटेम्प्ट करूंगा जो कि मैंने अपने कक्षा 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं में पढ़ाई करी है और मैंने क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ाई करी थी, एंड बाकी की चीज़ें एडेड बेनिफिट ही है मेरे लिए। ठीक है, सिमिलरली आर्ट्स वाले बच्चे ये बात को सोच के खुश हो सकते हैं कि हाँ यार, आर्ट्स वाले जो टॉपिक्स रहेंगे उस पे तो मैं बढ़िया परफॉर्म करूंगा ही करूंगा, बट साइंस वाले जो टॉपिक्स होंगे, इवन दो मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, अगर उसमें एक दो सवाल छूट भी जा रहे हैं, तीन चार सवाल छूट भी जा रहे हैं, मेरे लिए विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो रिगार्डलेस ऑफ व्हाट स्ट्रीम यू कम फ्रॉम, पेपर इज गोइंग टू बी डिजाइन्ड फॉर यू। ठीक है, वो आपको फेवर करने के लिए ही बना है। समझ रहे हो? चलो, अगली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान में रखो, दैट इज एप्टीट्यूड ऑफ एनी एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ जेंटलमैन, एक चीज जो आपके पेरेंट्स भी हमेशा कहते हैं, जो आपके टीचर भी हमेशा कहते हैं, कि हर एक एग्जाम का अपना एक एप्टीट्यूड होता है। हर एक एग्जाम अलग चीजें डिमांड करती है और हर एक एग्जाम खुद की इज्जत डिमांड करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड ऑफ एन एस्पिरेंट यूपीएससी एस्पिरेंट यू आर, रिगार्डलेस ऑफ हाउ गुड ऑफ अ डिफेंस एस्पिरेंट यू वर, अगर मैं उठा करके, अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लूं, अगर आप मुझे उठा करके बिठा दो किसी ग्रुप डे एग्जामिनेशन में, किसी एकेडमिक एग्जामिनेशन में, मैं परफॉर्म नहीं करूंगा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, वर्सेस वो इंसान जो कि होल हार्टेडली उस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। क्योंकि सारे एग्जामिनेशन इक्वली इजी, इक्वली डिफिकल्ट होते हैं, सबका डिमांड अलग होता है, सबका एप्टीट्यूड अलग होता है, और इकलौता तरीका है एप्टीट्यूड डेवलप करने का, दैट इज पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, एक सिरे से उठा उठा करके, उसके जितने बैकग्राउंड में जितने भी कोर कॉन्सेप्ट जो आ सकते हैं, सब कुछ साथ में कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, रीजन बीइंग,
एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इकलौती चीज जो हमारे फेवर में काम करेगी दैट इज कटिंग ऑल द नॉइज। ठीक है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आपको सजेस्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ों को साइड में रखो। मैंने आज तक जो किया है, जो कि मेरे लिए काम कर रही थी अब तक, मैं उसी पे स्टिक करूँगा, मैं वही पढ़ाई करूँगा और उसी के साथ परफ़ॉर्म वही लिमिटेड चीज़ों के साथ मैं परफ़ॉर्म करूँगा। ठीक है? नाउ इकोनॉमिक्स में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिज़ल्ट या फिर लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये चीज़ हमारे काम में कैसे आ सकती है? रीजन बीइंग चीजें हमें सब कुछ पता होती है, ठीक है, सब कुछ पता होता है, सब कुछ हम जानते हैं। इट जस्ट कि हमें कांस्टेंट रिमाइंडर चाहिए होता है चीजों का। ठीक है, नाउ व्हाट डज लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी से? सबसे पहले द एडिशन ऑफ वन एक्स्ट्रा रिसोर्स से आने वाले प्रोडक्टिविटी में चेंज डिमिनिश होते रहता है विथ सब्सिक्वेंट कंजप्शन। ठीक है, ये है मार्जिनल यूटिलिटी। सिमिलरली आप मार्जिनल प्रोडक्टिविटी पढ़ते हो, तो हम ये अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे इस कदर से अप्लाई कर पाएंगे कि अगर आप कोई नया रिसोर्स लो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, उससे आने वाला रिजल्ट है ना, बहुत ही ज्यादा कम होने वाला है वर्सेस जो एफर्ट आप डालने वाले हो वो बहुत ज्यादा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो रिसोर्स आप जो उठाओगे वो अच्छा होगा या खराब होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, इस फेज में आप वो रिसीव करने के फेज में नहीं हो, आप है ना, आप अभी चाहते हो कि जो भी चीजें मैंने पढ़ाई की है वो अच्छे से मैं कंसोलिडेट करूं और वो सारी चीजों को ही लेकर के मैं आगे बढ़ूं। डन है? डन है? चलो, तो इस बढ़िया से वेनिला मोटिवेशनल पॉइंट के बाद विल स्टार्ट आउट विथ आवर सीरीज इटसेल्फ। तो मिलते हैं एक गंदे से ट्रांजिशन के बाद। और जेंटलमैन, विल स्टार्ट विद आवर सीरीज इटसेल्फ। ठीक है, अब बिफोर वी स्टार्ट, मैं हमारा प्रोटोकॉल सेम रहेगा। दिस इज योर क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करो। आप जब इसे स्कैन करोगे तो ये आपको मेरे ड्राइव लिंक पे लेके जाएगा। ड्राइव लिंक में आपको मिलेगा एक एनोटेटेड वर्जन और दूसरा होगा अनएनोटेटेड वर्जन नाम का पीडीएफ। मैं चाहता हूं कि आप अनएनोटेटेड वर्जन को डाउनलोड करो, साथ में प्रिंट आउट लेके बैठो और जहां जहां आपको एक्टिव स्पेस दिखता है वहां वहां आप मस्ती से चीजों को लिखते जाओ। अगर जो नई फॉर्मूलाज आपको देखने को मिल रहा है, कोई रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, हाथ से लिखो। इससे क्या होगा, चीजें क्लियर ज्यादा अच्छे से होंगी। तो अगर इतनी बात क्लियर है, विल स्टार्ट विद आवर सीरीज इटसेल्फ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, कुल 1 रुपए के लिए। चलिए, the spindle fiber is attached to which of the following specific region of the chromosome? समय लो और आंसर बताओ। हम्म, डन है क्या? चलो, सबसे पहले जो आपका टिपिकल मेटाफेजिक क्रोमोसोम है ना, वो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, इट हैज इट्स आर्म जिसको हम क्रोमैटिड कहते हैं, और एक सेंट्रल कंस्ट्रिक्टेड रीजन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, सेंट्रोमियर क्या होता है? बेसिकली सेंट्रोमियर में ही सारे क्रोमैटिड के आर्म्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जब सेल मेटाफेज में पहुंचता है तो वहां पे फॉर्मेशन होता है एक प्रोटीन नामक, प्रोटीन जैसा डिस्क शेप स्ट्रक्चर, जिसको आप काइनेटोकोर कहते हैं। और इस प्रोटीन, डिस्क प्रोटीन में ही आगे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है जो कि बना होता है टिब्यूलिन, टिब्यूलिन प्रोटीन का। ठीक है, चलो, काइनेटोकोर क्या है? इट इज अ डिस्क शेप प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आंसर क्या होगा हमारा? क्लियरली गुरुजी, आंसर होगा काइनेटोकोर। चले फिर अगला सवाल। अगला सवाल, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट इज करेक्ट? कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, चलिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये ना सिमिलर है, तो इसे साथ में करते हैं। सबसे पहले इन ब्रॉड सेंस आप जो ट्रांसपोर्ट पढ़ते हो वो गुरुजी 2 प्रकार के होते हैं। या तो वो एक्टिव होता है, चलो ठीक है पैसिव भी करते हैं। वो या तो पैसिव होता है या तो फिर वो एक्टिव होता है। पैसिव किस सेंस में? पैसिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें एटीपी का यूज नहीं होता है और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अकर अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। अगर मैं इसका एग्जांपल बोलूं तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपल डिफ्यूजन।
जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होता है इट मूव्स डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। देन है एग्जाम्पल ऑक्सीजन हमारा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारा, वो इस तरीके से ही मूव करता है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ दे मेक यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन। याद करो, जो आप फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर पढ़ते हो सिंगर एंड निकोलसन का कक्षा 10वीं कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। उसमें या तो एक पेरिफेरल प्रोटीन मिलता है या फिर आपको इंटीग्रल प्रोटीन मिलता है। उसमें जब आप इंटीग्रल प्रोटीन को यूज करके सब्सटेंस को मूव करते हो दैट इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तीसरा, हम सब का प्यारा, हम सब का दुलारा ऑस्मोसिस। ठीक है। wherein water move through the aquaporine structure from higher concentration to the lower concentration। अगेन इन तीनों में कोई भी एटीपी का यूज नहीं होता है। हम देखेंगे एटीपी का यूज कहाँ होता है। एटीपी का यूज गुरुजी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सब्सटेंस है ना, मूव करता है अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर टू हायर। डन, डन डनाडन डन है क्या। चल गए। अब देखते कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते कितने प्रकार के हैं। हम है ना एनसीईआरटी में हम 3 प्रकार के कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर में एक तरीके का सामान, एक तरीके का सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है अक्रॉस दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल होगा हमारा ग्लूकोज। रुक जाओ, कलर क्या लें, कलर चेंजेस टू रेडी रखते हैं। एग्जाम्पल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। डन। फिर आता है हमारा सिम्पोर्टर। सिम्पोर्टर में क्या होता है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, दो अलग तरीके के सब्सटेंस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जाम्पल है सोडियम एंड ग्लूकोज। सिम्पोर्ट। ठीक है। तो इसी के तर्ज पे हम देखते हैं तीसरा वाला एज मतलब यहाँ से दिख ही रहा होगा, समझ आ रहा होगा कि दो डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस है और वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल जो हम पढ़ते हैं दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम। अगर इतनी बात क्लियर है तो वापस से सवाल पे आते हैं और ट्राई टू आंसर दो इसका। सबसे पहला क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट आर द टाइप ऑफ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट। गलत। द फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गलत। वाटर मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गलत। ऑस्मोसिस से मूव करता है। ठीक है, एक्वापोरिन स्ट्रक्चर के थ्रू। नाउ फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर असिस्टेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन। जी गुरुजी। चलो फिर, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। सोडियम एंड कैल्शियम देखा देखा लग रहा है क्या, देखा देखा लग रहा है क्या। आंसर इज एंटीपोर्टर। चलो, ये भी हो गया खत्म। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एलोस्टेरिक एंजाइम। ये कुछ नया दिखा है हमें। एलोस्टेरिक एंजाइम इज करेक्ट। समय लो, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का, जो भी तिकड़म लगा सकते हो सब कुछ लगाओ और आंसर दो। डन। चलिए, फिर तो अगर आप एंजाइम जब पढ़ने जाते हो ना तो आप दो तरीके के एंजाइम आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। पहला होता है सिंपल एंजाइम, क्या बात है, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स एंजाइम। क्या नहीं, उसे हम कहते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम। डिफरेंस क्या है, सिंपल एंजाइम में सिर्फ एक ही एक्टिव साइट होता है और इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और फिर एंजाइम का जो काम होता है वो अपना काम दिल से करता है और वो रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड मूव करवाता है। On the other hand, allosteric enzyme is that enzyme which has two sites। ठीक है, एक को आप एक्टिव साइट कहते हो जहां पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है और दूसरा होता है रेगुलेटरी साइट जहां पे एलोस्टेरिक इफेक्टर या फिर रेगुलेटर बाइंड करता है। नाउ ये इसका काम क्या है,
ये जो एलोस्टेरिक इफेक्टर है ना, डिपेंडिंग ऑन इसका नेचर, या तो फिर ये क्या कहते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाता है, यानी ये या तो प्रमोट करता है या तो फिर ये इनहिबिट करता है। ठीक है, अब ये करता कैसे, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर। कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या इसमें आयनिक एक्सचेंज होता है, वो हम यहाँ पे अभी कवर नहीं करेंगे। पर इतनी बात आप ध्यान से रखो, सिंपल एंजाइम में सिंपल डिंपल एक ही सिर्फ एक एक्टिव साइट होता है, परंतु एलोस्टेरिक एंजाइम में दो साइट्स मिलते हैं हमें। ठीक है, नाउ माइकल मेंटेंस जो हमारे साहब थे, उन्होंने इनका क्या कहते हैं ये लिया, क्या कहते सबस्ट्रेट एंड रिएक्शन वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी। ठीक है, जब उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया तो सिंपल साइट के लिए तो एक सिंपल सा हमें वो मिला है, ग्राफ मिला है, विच इज हाइपर बोलिक इन नेचर। मतलब मतलब रिएक्शन जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपका रिएक्शन वेलोसिटी भी बढ़ता जा रहा है, एंड इवेंचुअली इट हिट्स अ प्लेटो। मतलब एक पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो जाता है हमारा, जितना भी आप सबस्ट्रेट कितना भी आप सबस्ट्रेट डालते हो, फिर भी रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता है, और इस पॉइंट को हम कहते हैं वी मैक्स। डन, चलिए फिर। और लेकिन इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम वो ये फॉलो नहीं करता है, वो ये ग्राफ फॉलो नहीं करता है, इसको फॉलो ना करके ये फॉलो करता है एक सिग्मॉइड ग्राफ। ठीक है, एस शेप का एक ग्राफ हमारा मिलता है इन द केस ऑफ एलोस्टेरिक। अगर इतनी बात क्लियर है तो आंसर दो चौथे नंबर सवाल का क्या होगा। लाइक अदर एंजाइम्स एलोस्टेरिक एंजाइम ऑल्सो ओबे माइकल मेंटेंस काइनेटिक। क्या ये बात सही है क्या गुरुजी? ये बात गलत है, क्योंकि क्लियरली जो नॉर्मल एंजाइम होते हैं वो हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, बट एलोस्टेरिक क्लियरली वो सिग्मॉइड ग्राफ बनाता है। ठीक है, और द वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्राफ इज हाइपरबोलिक लाइक एनी अदर एंजाइम। ऐसा है क्या? नहीं, सिग्मॉइड होता है फॉर एलोस्टेरिक एंजाइम। नाउ देयर आर ऑलवेज वन सब यूनिट एंजाइम। गलत। नाउ ईच सब यूनिट ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम also contain a regulatory site, also contain a regulatory site। ये हमारा रेगुलेटरी साइट। डन है, चलो। इन एडिशन टू एक्टिव साइट, क्लियरली डी इज द आंसर। क्लियर है, आगे बढ़े। आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लेक्स टिश्यू? समय लो और आंसर करो। बहुत ही आसान सवाल है, कक्षा 9वीं का। चलिए, नौ ये सवाल को सॉल्व करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ छोटी-छोटी लेकिन मोटी बातें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टिश्यूज़। टिश्यूज़ इज़ एग्रीगेट ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन, डिफरेंशिएटेड एंड सेम फंक्शन। ठीक है? अगर आप टिश्यूज़ को डिवाइड करोगे तो पहला आप पढ़ते हो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर दूसरा पढ़ते हो परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं। एक्टिवली एक्टिवली डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये प्लांट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑन दी अदर हैंड परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जब ये सेल डिवीजन जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्टिवली डिवाइड करना बंद कर देती है और वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन टेकअप कर लेती है, तब हम कहते हैं परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक कितने प्रकार के होते हैं गुरुजी? मेरिस्टेमेटिक मुझे पता है एनसीईआरटी से, वो एक एपिकल मेरिस्टम बनाता है, वो एक इंटरकैलरी बनाता है, और तीसरा होता है लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम वो रूट एंड शूट टिप्स पे मिलते हैं मुझे। इसमें ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, लाइट चली गई है, पंखा चलाना पड़ेगा, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ प्लांट। डन है। इंटर कैलोरी मेरिस्टम का लोकेशन याद करो, ये कहाँ मिलता है? ये मुझे लीफ के बेस पे और इंटर नोड पे मिलता है। डन है। सिमिलरली लैटरल मेरिस्टम
लैटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, यानी गर्थ के लिए। ठीक है, दो प्रकार के आप लैटरल मेरिस्टम पढ़ते हो, वन इज वैस्कुलर कैम्बियम, सॉरी वैस्कुलर मेरिस्टम एंड सॉरी वैस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। क्लियर है? मेरिस्टम एपिकल इंटरकैलरी लैटरल क्लियर है यहाँ पे। चलिए फिर अब देखते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी बाद में दो प्रकार में आप बांट सकते हो, वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें एक ही तरीके का सेल होता है, एक ही तरीके का सेल। ऑन दी अदर हैंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे एक साथ, परफॉर्मिंग अ डिफरेंशिएटेड एंड अ कॉमन फंक्शन। ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू अगेन आप उसे पैरेन्काइमा में बांट सकते हो, आप कोलिनकाइमा में बांट सकते हो एंड स्क्लेरेन्काइमा में बांट सकते हो। पैरेन्काइमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड ग्रोथ। ये इसके जो सेल वॉल होते हैं बहुत ही ज्यादा थिन होते हैं, दे आर लिविंग। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? स्टोरेज एंड ग्रोथ के लिए। STORAG, हाँ सही है। कोलिनकाइमा, कोलिनकाइमा इसमें क्या होता है? लिग्निफाइड, इसमें आपको लिग्निफाइड वॉल तो स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा। एक सेकेंड, इसमें ना अनइवन अनइवन थिकनिंग आपको मिलती है इसमें, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ स्टेम। स्क्लेरेनकाइमा दे आर डेड इनसाइड। ठीक है, और इनका जो सेल वॉल है वो लिग्निन का बना होता है, अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। डन है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमें पता है जाइलम एंड फ्लोएम है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। इनके जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रेकीड होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली सेल विच इज लिविंग इन जाइलम कॉम्प्लेक्स। डन है क्या? देन फ्लोएम क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। इसके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोज आर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। डन। चलो फिर अगर इतनी बात क्लियर है तो अटेम्प्ट करो पांचवा सवाल फटाफट। क्या होगा? आउट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज फाउंड इन प्लांट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू? आंसर इज जाइलम। 6. Which one of the following region in plant is responsible for growth of root and shoot? बोलो, याद करो, अभी अभी पढ़ा है। आंसर इज एपिकल मेरिस्टम। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज सप्लाई ब्लड टू द ह्यूमन हार्ट मसल? ये जो आर्टरीज का जो फंक्शन है ना, इट इज टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, परंतु पल्मोनरी आर्टरी एक मिसनोमर है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, चलिए अटेम्प्ट करो सवाल। क्या होगा आंसर? गुरुजी पल्मोनरी ये एक अंग्रेजी शब्द है, पल्मोनरी का मीनिंग होता है लंग्स। ठीक है, पल्मोनरी का मीनिंग्स होता है लंग्स, और रीनल का मतलब होता है किडनी, कोरोनरी का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, हेपेटिक का मतलब होता है लिवर। तो आंसर क्या होगा इसमें? कोरोनरी आर्टरी होगा। डन। चलिए, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस डेमोन्स्ट्रेट डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड? ऑप्शंस आर इनवर्टिब्रेट, फिशेस, एम्फीबियन या फिर मैमल। बोलो, बोलो। चलिए, डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड क्या होता है? डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं जब ऑक्सीजनेटेड जब ब्लड है ना, इन वन सर्कल, वो हार्ट में दो बार आता है, वन इन अ डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म और दूसरी बार ऑक्सीजनेशन होने के बाद।
इसी से हम याद कर लेते हैं हमारा ह्यूमन सर्कुलेशन, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ह्यूमन हार्ट इज़ अ typical example, textbook example of double circulation. Deoxygenated blood from the upper part of the body enters into right atrium. राइट एट्रियम से फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल में फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेट होने के बाद वो पल्मोनरी वेन से इट एंटर्स इनटू लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से इट एंटर्स इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट होता है। इस केस में क्या हो रहा है, एक ही साइकिल में हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, वन इन डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म एंड दूसरी बार इन ऑक्सीजनेटेड फॉर्म। डन। आंसर इसमें क्या होगा? आंसर होगा मैमल्स। ये आप पता है कैसे कर सकते थे? आप याद कर सकते थे कि चेंबर्स कितने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द चेंबर्स भी हम ऐसे कर सकते थे, क्योंकि अगर चेंबर्स ज़्यादा होंगे तो डेफिनेट होगा कि डबल सर्कुलेशन वहाँ पे पॉसिबल है। डन 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 डन। चलिए, कोलेस्ट्रॉल एज ए टाइप ऑफ, ये बायोमोलिक्यूल का सवाल है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स गुरुजी, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स ऑफ, दे आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। प्रोटीन पॉलीमर होता है ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। लिपिड इन वेरी जनरल सेंस दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। आप इसे बांट सकते हो सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव लिपिड में। सिंपल लिपिड वो लिपिड हो, सिंपल लिपिड का अगर मैं एग्जांपल देखें तो फैट एंड ऑयल आर द एग्जांपल। कंपाउंड लिपिड फॉस्फोलिपिड, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल मेम्ब्रेन में। डिराइव लिपिड का एग्जांपल है कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी एंड और क्या हो सकता है, कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, डन है। आंसर इज लिपिड। चलिए, नाउ प्लांट्स अडैप्टेड टू ग्रो इन डेजर्ट एंड अदर ड्राई हैबिटेट्स आर कॉल्ड एज जीरोफाइट। ये तो आपने कितने बार ही किया होगा, सीडीएस के एमसीक्यू में, एनडीए के एमसीक्यूज में। चलो, मीजोफाइट क्या होता है? मीजोफाइट है ना मॉडरेट, मीजो का मतलब ही होता है मॉडरेट, ठीक है। ये वेट और ड्राई के बीच का होता है। हाइड्रोफाइट, ये एक्वेटिक हैबिटेट में आपको मिलते हैं, ठीक है। हेलोफाइट ऑन दी अदर एंड, ये सलाइन सलाइन कंडीशन में आपको मिलेंगे। आंसर इज जीरोफाइट। आगे बढ़े। ऑलराइट, नाउ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिप्सम इज नॉट करेक्ट? व्हाट इज जिप्सम? जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको आप कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्राइड भी कहते हो, ठीक है। चलो, नाउ ये करने से पहले है ना, सबसे पहले ये हम एक कुछ पैराग्राफ दे रखे थे एनसीईआरटी में, ठीक है, वो मैंने पिकअप किया है। नाउ माइंड यू जजमेंट, बहुत बार ये पैराग्राफ से है ना सवाल उठ करके आए हैं, ठीक है। तो अच्छा होगा कि हम वापस से इसे रिवाइज कर लें। सबसे पहले, copper sulfate crystal which seems to dry contain water of crystallization. Now what is water of crystallization? Water of crystallization is water molecule that is chemically within the crystal structure of salt, ठीक है। चलिए, now when we heat the crystal the water is removed and the salt turned white. All right, now if you moisten the crystal again with water, you will find that blue color of crystal reappear, ठीक है। तो अगर मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, तो जिप्सम जो है ना, जिप्सम के पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। कैसे? फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है हमारा CaSO4.2H2O। ये जो 2H2O है ना, ये कुछ नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है। फिर आता है हमारा वॉशिंग सोडा जो आप पढ़ते हो, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3.10H2O। ये जो 10H2O इज नथिंग बट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिर यहाँ पे हमने देखा कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट को आप ब्लू विट्रियोल भी कहते हो, ठीक है? सी को मैंने जी लिख दिया है, CuSO4 डॉट 5H2O। यहाँ जो 5H2O है, ये है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। डन? डन है। चलिए फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हम देख रहे थे। नाउ वन अदर सॉल्ट विच पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम का हमने फॉर्मूला देखा, CaSO4.2H2O। इट हैज टू वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड, टू वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ इट हैज द केमिकल फॉर्मूला CaSO4.2H2O। नाउ लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में ये हेल्प करता है। कैसे? आपने जिप्सम को लिया जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। आपको आप फिर उसे हीट करते हो एट 373 केल्विन। इट इज़ नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस। एंड जब आप इसे हीट करते हो तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाता है और हमें जो मिलता है दैट इज CaSO4.12H2O। इट इज़ नथिंग बट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हो। डन? नाउ अगर आपको फिर इसे जब आप ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वापस से इसमें मिक्स करोगे, जब आप इसे उल्टा करोगे रिएक्शन, तो आपको जो मिलेगा वो जिप्सम होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, ये देख लो, हमने जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से पानी मिलाया तो हमें जो मिल रहा है जिप्सम वापस से हमें मिल जाता है। इतनी बात क्लियर है? आंसर क्या होगा फिर? आंसर क्या होगा? नाउ ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम CaSO4.H2O। क्या ये सही बात है क्या? नहीं। क्या बन जाता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। दिस इज POP। देन नॉट बोला है ना? आगे बढ़े। ऑल राइट, अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू कार्बन एंड्स कंपाउंड आर करेक्ट? देखते हैं। Propine has three double bond. The boiling point of acetic acid is higher than methane. The ethanol react with sodium metal and produces hydrogen gas. Ester gives effervescence on reaction with sodium bicarbonate. आपका समय शुरू होता है अब। क्या लगता है क्या होगा आंसर? चलिए, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है गुरुजी? प्रोपाइन के पास 3 कार्बन होते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है? क्या कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है प्रोपाइन के लिए? जी गुरुजी, अरे ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑप्शन में क्या बोल रखा है? हैज 3 डबल बॉन्ड। गलत। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड इज हायर देन मीथेन। के सही बात है, सही बात है। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ एथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन करा के देख लेते हैं। रिएक्शन करा के देख लेते हैं। हाइड्रोजन एथेनॉल बोला है यानी एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH is reacting with सोडियम मेटल। जगह बनेगी यहाँ पे, बन जाएगी गुरुजी। और क्या मिलता है हमें? सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONA, ठीक है। साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होता है। दिस इज सोडियम एथॉक्साइड। डन। चलिए, अगला ऑप्शन क्या है? तो ये बात तो सही है, ठीक है। नाउ एस्टर गिव्स एफर्वेसेंस ऑन रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। गलत बात है ये। एस्टर नहीं देता, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, ठीक है। एग्जाम्पल स्वरूप क्या ले एग्जाम्पल? सबसे सिंपल ले लेते हैं, एसिटिक एसिड ही ले लेते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है क्या? हाइड्रोजन को, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, है ना? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, संभल कर, संभल कर। चलिए, तो हमारा ये स्ट्रक्चर क्या बनता है? ठीक है, ऐसा कुछ मिलेगा हमें, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। तो ऑप्शन 4 भी गलत है हमारा। बचा क्या? ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। डन।
डन डनाडन डन है क्या? अगला सवाल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट कैन कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन गुरुजी इट इज आइदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और अल्कोहल की बात की जा रही है, इट इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है डिहाइड्रेटिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है। एल्कलाइन KMnO4 क्लियरली इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑप्शन 2 तो सही है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बात भी सही है। एसिडिफाइड KMnO4 ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट अल्कोहल के साथ हम इसे यूज में नहीं लाते हैं। ठीक है। आपने जितनी भी रिएक्शंस देखे होंगे कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के किताब में, आप एसिडिफाइड KMnO4 को यूज में नहीं ला रहे हो, वहां पे आपको यही दो मिलते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी के साथ स्टिक रहेंगे। ऑप्शन होगा हमारा 2 एंड 3। डन 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 डन। आगे बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? गुरुजी एक्सोथर्मिक क्या होता है? वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, ये सारे मैंने एक लिस्ट बना दिया है एक जगह ही आपको, ताकि सारे के सारे एग्जांपल्स मिल जाए। ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम PYQ से उठाए हुए हैं। ठीक है। CDS में जितने भी एक्सोथर्मिक के आ रखे हैं, एंडोथर्मिक के आ रखे हैं, CAPF में आगे जो आपको मिलने वाले हैं, सबके मैंने लिस्ट एक ही जगह बना लिया है ताकि आपको ईजी हो रिवाइज करने में। ठीक है। एक्सोथर्मिक हमने देखा जिसमें हीट रिलीज हो रहा है एज अ बाई प्रोडक्ट। कंबशन इसका एक एग्जांपल बनता है, जिसमें आप एक हाइड्रोकार्बन लेते हो, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन करवाते हो, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट मिलता है। देन फिर रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसे? ग्लूकोज जो कि एक हाइड्रोकार्बन के बराबर ही, एसी एसी को 24 पे कर दो। चलिए, ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ठीक है। याद रहेगा। स्लेक लाइम या फिर स्लेकिंग ऑफ लाइम, जहां पे आप क्विक लाइम को पानी के साथ मिक्स करते हो, दिस इज नथिंग बट हमारा चूना, चूना लगाना। ठीक है। क्विक लाइम को पानी के साथ मिक्स करते हो तो हमें मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ठीक है। ये मेरे साथ हो रखा है, मैं जब गांव में था और हमारे घर में चूने की बारी आ रही थी। ठीक है। वहाँ पेंट वगैरह, पेंट गेरू तो होता नहीं है, चूना होता है। तो मुझे बोला कि मिक्स करने के लिए लोहे की बाल्टी में, बट मैंने उसे प्लास्टिक की बाल्टी में मिक्स कर दिया। और होना क्या था, अगले 5 मिनट में वो प्लास्टिक की बाल्टी पिघल गई और सारा चूना वहां से निकल गया। ठीक है। तब तो चीज़ें समझ आई नहीं थी, बट आज जब हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं तब थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। चलिए, एक्सोथर्मिक की रिएक्शन देख लिया हमने। कंबशन रिएक्शन एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, रेस्पिरेशन एक एग्जांपल है, एंड स्लीकिंग ऑफ लाइम एक एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। सिमिलरली एंडोथर्मिक वो रिएक्शन होते हैं जहां पे हीट देता नहीं है, ये हीट लेता है, हीट लेता है। ये जो डायग्राम है ना, आपके एनसीईआरटी से ही उठाई हुई है। आपने क्या किया है, लेड नाइट्रेट को लिया और इसको हीट किया है बंसन बर्नर के अंदर, जिसकी वजह से फिर इससे ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। इसके पीछे का रिएक्शन क्या है? ऐसा है कुछ। ठीक है। इसको हम कहते हैं थर्मल कंपोजिशन। ठीक है। जिसमें आप पीबी लेड नाइट्रेट को लेते हो, उसे हीट करते हो, तो ये आपको लेड ऑक्साइड देता है प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन। NO2 इज व्हाट वी सी एज ब्राउन फ्यूम। ठीक है। ये NO2 है। डन है, डन है। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल हमारा फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। तो वहां पे भी आपको एनर्जी या फिर हीट देनी पड़ रही है। तो याद रहेगी ये 3-4 एग्जांपल्स आपको। चलिए, सॉल्व करें आगे। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक्सोथर्मिक में है ना, एक और लिख लेते हैं। एक्सोथर्मिक के कंपोस्ट जो प्रोसेस होता है कंपोस्टिंग का, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पे क्या कहते हैं, एनारोबिक बैक्टीरियाज या बैक्टीरिया कंपोस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं और हीट रिलीज करते हैं, वो भी एग्जांपल है। ठीक है। और क्या हो सकता है आगे?
यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है बॉर्न हेबर साइकिल, ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। ठीक है, हेबर प्रोसेस। डन। चलिए, अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बोलिए। आंसर सी होगा क्या, लेड नाइट्रेट। क्यों, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आपको बंसन बर्नर में हीट करना पड़ रहा था। चलिए, नाउ मैच करना है हमें नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम इज नथिंग बट कैल्शियम साइनामाइड को कहते हैं अब। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaNCN। हो जाएगा, हो जाएगा सॉल्व, बोलो करके देखें। अब पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, पोटेशियम और नाइट्रेट कहाँ पे मिल रहा है, मुझे ऑप्शन 2 में मिल रहा है, डी का 2 ये रहे मेरे B के 2। यूरिया क्या है, यूरिया गुरुजी ये रहा यूरिया, ये तो याद ही रहता है। ठीक है, ऑप्शन 1। आगे भी कर ले, अमोनियम नाइट्रेट ये भी हो जाता, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ठीक है, B का 4 बचा, C का 3। डन है। Now, circulation of nitrogen from inorganic compound in soil to form protein in plant and animal and back again is known as nitrogen cycle. समय लो, सॉल्व करो। हम्म, क्या ये बात सही है, इसे ही नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। जी गुरुजी, व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू सॉइल। फिर सॉइल उसे एब्जॉर्ब करता है, प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद वो एनिमल में जाता है, फिर वो डिकम्पोज होता है, फिर नाइट्रीफाइंग डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इनके चक्कर चलते हैं। तो ये ऑप्शन कुल मिला के सही है। द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हेबर प्रोसेस क्या है, हेबर प्रोसेस क्या है, अमोनिया बनता कैसे है? आप एटमॉस्फेरिक और नाइट्रोजन को लेते हो और रिएक्ट करवाते हो हाइड्रोजन के साथ, आपको अमोनिया मिलता है और साथ में आपको हीट मिलता है। क्लियरली इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा है हेबर प्रोसेस। डन, 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 डनाडन, डन। चलिए, यूरिया इज सिंथेटिकली मेड बाय द एक्शन ऑफ अमोनियम, बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या ये बात सही है? फॉर्मूला क्या बनता है, कैसे बनता है अमोनिया? आप अमोनिया लेते हो, सॉरी यूरिया कैसे बनता है, आप अमोनिया लेते हो, उसको रिएक्ट करवाते हो कार्बन डाइऑक्साइड, अगेन हीट देना पड़ता है, इट विल यील्ड यू यूरिया। ठीक है, डन है क्या, डन है क्या? तो क्लियरली ऑप्शन 2 हमारा गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। आंसर है ऑप्शन 3, सॉरी ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलें, चलें अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, मैच द फॉलोइंग, समझ लो, आपको एक हिंट भी दे रखा है यहाँ पे। हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले आपने एक हाइड्रोकार्बन को लिया है, उसको रिएक्ट करवाया है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने पे आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस हीट। क्या ये कंबशन का रिएक्शन है क्या? यस गुरुजी, कंबशन है ये, सही बात है ये। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन होता है जब आप एसिड और बेस को रिएक्ट करवाते हो और एंड में आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है। क्या कहीं पे आपको दिख रहा है एसिड और बेस रिएक्ट होते हुए? क्या कहीं पे दिख रहा है क्या? हम्म, दिख गया, ऑप्शन C। ठीक है, ABCD, ए का आंसर इज 1 एंड 4 का है ऑप्शन C। 4 का है ऑप्शन, सॉरी C का है 4, C का है 4, C4 A1। या आंसर आ गया वैसे, कर लिया सारा। चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाईली रिएक्टिव मेटल है जो कि इससे कम रिएक्टिव
H2SO4 को ये रिप्लेस कर रहा है। ये एक एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ये देखो, ये रहा मैग्नीशियम, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ही ऊपर प्लेस रहता है। डन है, डन है। कैल्शियम ये है ना, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ये रिलेट दे आर रिलेटिवली अनरिएक्टिव। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, सॉरी, इस केस में क्या हो रहा है, सोडियम कहाँ है, सोडियम इज वेरी हाईली प्लेस्ड और हमारा सिल्वर का है नीचे है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है AgCl, जो कि वाइट पीपीटी के रूप में ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो D इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है क्या, आगे बढ़े, चलिए। अब पोटेशियम कार्बोनेट एज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड, चलो इससे करने से पहले याद कर लेते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो हमें जो मिलता है वो होता है न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक एसिडिक सॉल्ट मिलता है। जब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें एक बेसिक सॉल्ट मिलता है। नाउ इस इंफॉर्मेशन का यूज करो एंड ट्राई टू आंसर क्वेश्चन नंबर 20। टाइमर चला दे, चलिए आंसर करो। क्या होगा आंसर, चलिए। सोडियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉरी पोटेशियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। पोटेशियम क्या कार्बोनेट क्या होता है, K2CO3। यहाँ जगह नहीं बनेगी, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, पोटेशियम कार्बोनेट क्या होता है, K2CO3। ये बनता कैसे है, दिख रहा है KOH और H2CO3 से, ठीक है। KOH क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है एंड H2CO3 इज अ वीक एसिड। ऑप्शन में क्या दे रखा है, वीक एसिड एंड वीक बेस, ये तो गलत हो रहा है। अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट गुरुजी NH4NO3 होता है और ये बनता है HNO3 से प्लस NH4OH, ठीक है। HNO3 क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड NH4OH इज अ वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ये बात तो सही है। अमोनियम एसिटेट, व्हाट इज अमोनियम एसिटेट, ठीक है। ये बनता कैसे है, वीक एसिड यानी CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड एंड वीक बेस दैट इज NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्लियर है, तो आंसर क्या होगा हमारा, 2 और 3। डन, ऑलराइट। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स इज प्राइमरीली यूज्ड इन सोनोग्राफी, अ मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसेस, रेजोनेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव, डॉपलर इफेक्ट या फिर स्टैंडिंग वेव। अब यहाँ पे आपको एक पॉप कल्चर रेफरेंस भी मिला हुआ है, तो गेस करो आंसर क्या होगा। किसी ने देखा बिग बैंग थ्योरी, हाँ जी, चलो। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है गुरुजी, रेजोनेंस होता है जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट की भी फ्रीक्वेंसी हमारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट और ये है एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो उसे हम कहते हैं, उस फिनोमेना को कहते हैं हम रेजोनेंस, ठीक है। ये आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत हद तक यूज में लाते हो इस फिनोमेना को। सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वेव मिलते हैं तो उसके मिलन की वजह से जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट रहता है दैट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ द
वेव्स इन क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 वेव है, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो इनका अलजेब्रिक सम होगा। देन है ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इसका ठीक उल्टा, दे कैंसल आउट ईच अदर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डन। अगला ऑप्शन क्या था? अगला ऑप्शन था हमारा स्टैंडिंग वेव का। स्टैंडिंग वेव का क्या होता है, जब सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड के 2 वेव जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तब हमारे एक स्टैंडिंग वेव बनता है। कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है एंटी नोड और नोड का फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलता है। बट राइट आंसर हमारे केस में है रेजोनेंस, सॉरी, डॉपलर इफेक्ट। नाउ डॉपलर इफेक्ट क्या होता है ना, इट इज द अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी रियल में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं अपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी बिकॉज ऑफ द रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ठीक है, एग्जाम्पल स्वरूप आपको ये रेलवे स्टेशन में काफी हद तक दिखेगा। ठीक है, याद करो वो दिन जब आप कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे और रेलवे स्टेशन पे सोच रहे थे कि पहली ट्रेन लेके ही घर जाऊंगा, तो जब आप खड़े होते हो तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रेन पहले धीरे आवाज करके आ रही है और जैसे जैसे ही पास आती है वो आवाज तेज होने लगता है। हालांकि हॉर्न की आवाज, हॉर्न की फ्रीक्वेंसी हमेशा से सेम रही थी, बट सिंस देयर इज अ रिलेटिव डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि फ्रीक्वेंसी कम से होते बढ़ रहा है। ठीक है, तो सेम फिनोमेना हम यूज में लाते हैं इन सोनोग्राफी, जिसमें अल्ट्रासोनिक साउंड हाई फ्रीक्वेंसी में छोड़ा जाता है, और जब वो एमिट करता है आरबीसी से टकराने के बाद, फिर आप इसे क्या कहते हैं, उसके डिपेंडिंग ऑन कैसे वो टकराया है, आप उसे डिटरमाइन करते हो कि वेलोसिटी क्या है ब्लड की, ब्लड का डायरेक्शन क्या है, या फिर कोई ब्लड में क्लॉट तो नहीं है। ठीक है, डॉपलर शिफ्ट बेसिकली। चले, आंसर क्या होगा फिर हमारा, डॉपलर इफेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल। नाउ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग लॉज स्टेट दैट मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट? गॉस लॉ, न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ, या फिर एम्पियर्स लॉ? आंसर इज गॉस लॉ। ठीक है, इसे समझने के लिए हम बार मैग्नेट कैसे काम करता है ये देखते हैं। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और एंड होता है साउथ पोल पे। फिर यहाँ से ये मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसे मूव करता है। ठीक है, नॉर्थ पोल से चालू होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एंटर्स इनटू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसे मूव कर रहे हैं। यानी मैग्नेट हमेशा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है, ऑलवेज क्लोज लूप। डन है। एंड व्हाट डज गॉस लॉ सेड? गॉस लॉ कहता है कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई नेट ओवर ए क्लोज, ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस इज जीरो। फाई नेट क्या होगा? फाई इन माइनस फाई आउट। ठीक है, यानी जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। म्हणजे काय, फाई इन इक्वल्स टू फाई आउट। ठीक है, तभी तो होगा हमारा फाई नेट जीरो। डन है क्या? और ये कैसे, क्यों, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा एक क्लोज लूप बनाता है। चलें आगे। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 23 अगेन एक मैग्नेटिज्म पे ही बेस सवाल है। द लार्जर एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व, दैट इज बीएच कर्व ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपिक्ट्स मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ लैगिंग, या मिनिमम एनर्जी। नाउ जेंटलमैन, ध्यान देना है इस टॉपिक पे, क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल हो सकता है समझने में। अभी जितनी चीजें समझ आ रही है आने दो। मेरे कहने पे पेज नंबर 195 एनसीईआरटी का वापस एक बार रीड कर लेना। फिलहाल हम ये ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये ग्राफ का जो यूज केस है ना, ये हमें देखने को मिलता है इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। नाउ ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें रेगुलर टर्म में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है, और इस प्रॉब्लम की वजह से और इस फिनोमेना की वजह से इलेक्ट्रिसिटी लॉस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ वी वांट टू चूज दैट मटेरियल, दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसमें ये प्रॉब्लम कम से कम हो, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फिर क्या था? क्या किया हमने, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उठाया, उसके अराउंड एक सैंपल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उठाया और एक सोलेनॉइड से हमने उसे कनेक्ट कर दिया है। नाउ जब आप डायल को इधर घुमाते हो तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ ऐसे फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिसिटी इसके अराउंड फ्लो करता है तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये मैग्नेटाइज होता है। ठीक है? बी इज आर मैग्नेटिक फील्ड एंड एच इज आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डन है। आप जैसे आई को बढ़ाते हो वैसे ही हमारा एच भी इंक्रीज करता है। चलिए फिर इस ग्राफ को समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले आपने क्या किया है, आई की वैल्यू आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे आप आई की वैल्यू बढ़ाते हो वैसे वैसे एच की वैल्यू भी बढ़ती है एंड उसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ता जाता है एंड इवेंचुअली ये पहुंचता है पॉइंट ए पे। ठीक है, पॉइंट ए पे आप ध्यान दोगे तो ये प्लेट्यू हो चुका है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ प्लेट्यू हो गया है। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव सैचुरेशन। ठीक है, मतलब आपने जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई, आपने जब इससे करंट बढ़ाया तो ये जिस एंड तक मैग्नेटाइज हो सकता था उतना ही मैग्नेटाइज हो गया, यानी सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन हो चुके हैं। इसके बियॉन्ड मैग्नेटाइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर चंचल मन माने कैसे? अब आप बोल रहे हो चलो ठीक है मैंने इसे मैग्नेटाइज कर दिया, अब मैं ऐसा करता हूँ नॉब को और करंट की डायरेक्शन को बदल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने नॉब को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाना चालू किया तो करंट की डायरेक्शन भी अब बदल चुकी है। तो कायदे से उसे यही पाथ फॉलो करना चाहिए था, परंतु इस मटेरियल की मस्ती भी तो देखो, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करता है। अब हम इवेंचुअली पहुंचते हैं पॉइंट बी पे। पॉइंट बी पे आप जब खड़े हो तो मुझे बताओ एच की वैल्यू क्या है? गुरुजी एच की वैल्यू 0 है एंड बी की वैल्यू, गुरुजी बी की वैल्यू कोई एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, नाउ इस बी की वैल्यू की पॉजिटिव नंबर का मीनिंग क्या है? सबसे पहले इन्फ्रेंस क्या है? क्लियरली एच को जब आप कम कर रहे हो तो बी कम हो रहा है, पर उस एक्सटेंट पे कम नहीं हो रहा है, यानी बी लैग कर रहा है। ठीक है, बी लैग कर रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल इन्फ्रेंस यही है कि जब आप बिजली को बंद कर देते हो, जब आप करंट बहाना बंद कर देते हो, पर फिर भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में थोड़ी बहुत मैग्नेटिज्म बची हुई रहती है, जिसको आप कहते हो रिटेंटिविटी। ये देखो रिटेंटिविटी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे आप कहते हो रिटेंटिविटी। और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो सारे मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। डन है? तो इसी के साथ आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हो कि किसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है, किसकी कोएसिविटी ज्यादा है। देखते हैं आगे। चलो फिर ना पॉइंट बी पे आपने फिर सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ एच की वैल्यू और भी ज्यादा रिवर्स डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, मतलब आई को और ज्यादा रिवर्स करता हूँ, इस नॉब को और ज्यादा घुमाता हूँ, तब तक घुमाता हूँ जब तक बी की वैल्यू 0 ना हो जाए। तो आप जब ऐसा करने पे आए तो देखा कि बी की वैल्यू 0 तो हो गई है, परंतु एच की वैल्यू अब नेगेटिव हो चुकी है और इस नेगेटिव एच की वैल्यू को आप कहते हो कोएसिविटी। ठीक है, और ये हर एक मटेरियल के लिए डिफरेंट होता है। रिटेंटिविटी, कोएसिविटी डिफरेंट होता है। तो एक आइडियल मटेरियल मेरे लिए वो होगा जिसका विड्थ क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, जिसका विड्थ क्या हो, कम से कम हो। तो ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। डन है? चलो फिर अब आप जब एच की वैल्यू कम करते जा रहे हो, कम करते जा रहे हो, करते 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 अगेन आप एक प्लेट्यू हिट कर देते हो, सेम जैसे पॉजिटिव सैचुरेशन में हुआ था कि सारे डोमेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ अलाइन हो चुके थे। यहाँ पे भी जब आप रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ सारे डोमेन अब रिवर्स डायरेक्शन में अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नेगेटिव सैचुरेशन। डन है? अगेन चंचल मन माने कैसे? आपने अब नेगेटिव डायरेक्शन में तो कर लिया, सॉरी अब रिवर्स डायरेक्शन में तो आपने कर लिया, अब वापस से इसे नॉब को घुमाने लगते हो तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है। सेम प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, वही कहानी फिर एक बार। डन है क्या? तो मेरे लिए आइडियल मटेरियल क्या होगा, जिसका ये विड्थ है ना कम से कम हो। अगर ये बात आपको समझ आई है तो ट्राई करो, अटेम्प्ट करो ये सवाल।
आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इट इज़ द एक्सटेंट ऑफ लैगिंग। डन? डन है क्या? मेरे कहने पे एक बार वापस से या तो क्या कहते हैं बैक करके वापस से सुन लो या तो फिर एनसीईआरटी का पेज नंबर 195 वापस से पढ़ लेना। अगला सवाल क्या है? द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज बेस्ड ऑन टाइम लो। आराम से सोचो। हाँ हाँ। चलिए, चलिए फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे है क्या? चलिए देखते हैं। नाउ जब आप यूट्यूब खोलते थे ना पहले, तो ऐसे थंबनेल आपको पक्का दिखे होंगे, है ना? ये इन्फिनाइट एनर्जी मशीन्स बनाते थे ये अपेरेंटली, ठीक है? इट रन्स फॉरएवर, ये बिजली का बल्ब है ना, ऐसे जलता रहता था। सिमिलरली ये स्प्रिंग स्प्रिंग लगा देते थे और ये बोलते हैं ये चलता रहेगा, एंड यहाँ से ये डायनेमो कनेक्ट कर देते थे, ठीक है? यहाँ पे भी ऐसा कुछ है, रन फॉरएवर। क्या ये सही बात है क्या? क्या ये सही एक्सपेरिमेंट है क्या? गुरुजी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या कर रहे हैं? वायलेट कर रहा है। व्हाट इज आवर थर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल भाषा में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। मतलब देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री एनर्जी। डन है क्या? डन है क्या? चलो फिर अब देखते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये था हमारा फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहते हैं? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हमने क्या किया है ना, एक हॉट ऑब्जेक्ट लिया है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लिया है और इसको एक कंडक्टिंग मटेरियल के साथ हमने अटैच कर दिया है। नाउ एक नेचुरल प्रोसेस क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ए नेचुरल प्रोसेस, हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। डन है? ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है ये, ठीक है? और कोई भी नेचुरल प्रोसेस, कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जब क्या कहते हैं नेचर में हो रहा होता है, इट ऑलवेज ऑलवेज इंक्रीजेस द एंट्रोपी, ठीक है? मतलब चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी इज पॉजिटिव फॉर दिस प्रोसेस। अगर आप ध्यान से सोचो, हीट का हॉट ऑब्जेक्ट से फ्लो करके जाना कोल्ड ऑब्जेक्ट में इज अ नेचुरल प्रोसेस, बट कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट क्या फ्लो होके जाएगा हॉट ऑब्जेक्ट में? नहीं गुरुजी, की एक अननेचुरल प्रोसेस है। मतलब अगर आप चाह रहे हो कि हीट फ्लो हो फ्रॉम कोल्डर ऑब्जेक्ट टू द हॉटर ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क। डन है? और ये जो काम है ना, वो रेफ्रिजरेटर के केस में कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर एयर कंडीशनर हो गया, उसके केस में कंप्रेसर्स करते हैं। डन है? तो हमारा प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए, व्हेन द सनलाइट white light falls on the triangular glass prism, a band of color called spectrum is obtained. Which one among the following represent this effect appropriately? बताओ, बताओ। टाइम लो, ये तो बहुत आसान है यार। बताओ। आंसर इज, आंसर इज डिस्पर्जन। क्यों है? जब एक व्हाइट लाइट एंटर करता है तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट कलर कंपोनेंट कंपोनेंट की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, लैम्डा डिफरेंट होता है। लैम्डा डिफरेंट होने की वजह से इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होती है। तो ध्यान से नोटिस करो, ये अलग अलग पोजीशन पे स्प्लिट हुए हैं सारे के सारे। ये पूरा फिनोमेना डिस्पर्जन का। डन है क्या? आगे बढ़ते हैं। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन आई इज करेक्ट? बताओ। फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइट डिफेक्ट, दिस इज नथिंग कॉल्ड मायोपिया, ठीक है? द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस बिहाइंड द रेटिना। करो, चलो। मायोपिया में क्या होता है? ऑब्जेक्ट है ना, रेटिना के आगे फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है? इमेज जो है वो रेटिना के आगे फॉर्म हो रहा होता है। और अगर आपको इसको करेक्ट करना है, तो आप एक कॉनकेव लेंस लेते हो और या फिर आप एक डाइवर्जिंग लेंस लेते हो, ठीक है? हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है? इमेज जो वो फॉर्म होता है वो रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। नाउ इफ यू वांट टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, यू हैव टू टेक कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है? हो जाएगा अब सॉल्व? हो जाएगा अब सॉल्व? चलो कमेंट सेक्शन में बताना सॉल्व करके। अगला सवाल,
नहीं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस इज 40 वोल्ट। डेटा को लिखते जाएंगे 40 वोल्ट। नाउ व्हेन इट ड्रॉज करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, व्हेन इट करंट टू चलो ठीक है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन बाय द हीटिंग डिवाइस इफ द पोटेंशियल डिफरेंस को आपने बढ़ा दिया है टू 140 वोल्ट। दो केस दिख रहे हैं। सबसे पहले सवाल देखते ही हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं गुरुजी। पहले केस में दे रखा है मुझे पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू 40 वोल्ट, I1 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। क्या मैं यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल दूंगा? जी गुरुजी, क्या होगा? 40/2 इक्वल्स टू R। कितना आ रहा है ये? 20 ओम। ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, आपने ये पोटेंशियल को बढ़ा के 140 कर दिया है। उसकी कोरस्पॉन्डिंग हमें उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें करंट निकालना है। रेसिस्टेंस सेम रहेगा क्या? क्योंकि डिवाइस सेम है तो रेसिस्टेंस भी सेम रहेगा। ठीक है। तो I2 का फॉर्मूला क्या बनता है? I2 का फॉर्मूला बनेगा V2/R, यानी 140/20। कट्टम कुट्टी आता है हमारा 7 एम्पियर। आगे बढ़े, चलिए। A beam of positively charged particle, say A, is going from north to south. ठीक है। On the other hand, a beam of negatively charged particle, say B, is going from south to north. Which one of the following in this respect is correct? समय लो, attempt करो, pause करो, attempt करो। हाँ। चलिए, पहले केस में क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, देखते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नॉर्थ से साउथ फ्लो कर रहा है। ठीक है। दूसरे केस में क्या हो रहा है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से भी इज गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से ये नॉर्थ जा रहा है। क्या ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है? नाउ याद करो, बेसिक्स क्लियर करो, बेसिक्स याद करो। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ फ्लो होता है, क्या वही होता है हमारे करंट का डायरेक्शन? जी गुरुजी। तो करंट कुछ ऐसा बह रहा है। इसी का ठीक उल्टा नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट क्या फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज। सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के ऑपोजिट फ्लो करता है नेगेटिव चार्ज। और तो इस केस में क्या होगा, इसका ठीक ऑपोजिट होगा। करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या होगी? ऐसी कुछ होगी। डन है क्या? यानी ये केस किसका बन रहा है? ये केस बन रहा है टू रॉड कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। याद करो, पहला चैप्टर क्लास 12 का, सॉरी पहला चैप्टर नहीं है, तीसरा चैप्टर है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फोर्स जो अप्लाई होता है वो होता है दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। व्हेन टू रॉड कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो आंसर क्या होगा हमारा? बी इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड ए। डन है क्या? बोलो, आगे बढ़े। चलिए, मैच द फॉलोइंग है। ठीक है। पेरिस्कोप, लाइटनिंग कंडक्टर एंड थर्मस फ्लास्क, और लीवर के ऊपर है। समय लो, सॉल्व करो। क्या होगा? पेरिस्कोप क्या होता है? बचपन में बनाया होगा ना। पेरिस्कोप क्या होता है? ये हमारे पास पेरिस्कोप है, बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिरर हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, लाइट फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई पे पड़ता है। ठीक है। ये हमारा पेरिस्कोप है। कंडक्टिंग लाइट, यार क्या बताऊँ इसमें, जो एक लो रेसिस्टेंट पाथ प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है। ये थर्मस फ्लास्क यहाँ पे वैक्यूम होता है इसके बीच में। ठीक है। वैक्यूम की वजह से फिर हीट ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है। इसलिए लंबे समय तक गर्म चीज़ें गर्म रहती हैं और ठंडी चीज़ें ठंडी रहती हैं। लिवर क्या होता है? लिवर का जो फंक्शन होता है, लिवर जो है ना, बेस्ड होता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स पे। M इज इक्वल्स टू FD, फोर्स और इसके बीच का वर्टिकल डिस्टेंस। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, सॉल्व हो जाएगा क्या? बोलो। पेरिस्कोप किस पे बेस्ड है? रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर। ए का होगा 3। बी, लाइटनिंग कंडक्टर किस पे बेस्ड है ये?
कंडक्शन एंड सॉरी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है ये। बी का होगा 4, ए का 3, ए का 3, ए का 3, बी का 4। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हो जाएगा, हो जाएगा क्या? चलिए अगला सवाल। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। नाउ ये सवाल को है ना होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें पूरा का पूरा इलास्टिसिटी आपको समझाना पड़ेगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, और मॉड्यूलाई क्या क्या होते हैं, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो वीडियो तो प्लीज़ मुझे रिमाइंड कर देना, रिमाइंडर डाल देना कमेंट सेक्शन में कि अगली बार जब आप वीडियो बनाओ तो सबसे पहले इसी सवाल को लो, ठीक है। अभी के लिए होल्ड पे रखते हैं। अगला सवाल क्या है? मैच द फॉलोइंग वापस से। नेचुरल पिगमेंट, सिंथेटिक पिगमेंट, रिएक्टिव पिगमेंट और इनर्ट पिगमेंट। चौक, व्हाइट लेड, रेड लेड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ट्राई करो। चौक क्या होता है? गुरुजी चौक है ना कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। तो क्या एक नेचुरल पिगमेंट है? यस, ये एक नेचुरल पिगमेंट है। व्हाइट लेड एक सिंथेटिक पिगमेंट होता है, ठीक है। और यूजुअली बहुत पहले, सबसे पहले इनफैक्ट यही इन्वेंट हुआ था। इतना ज़्यादा इसका यूज़ हुआ जिसकी वजह से उस टाइम पे हमें नहीं पता था लेड पॉइजनिंग के बारे में। तो हम पहले धड़ल्ले से इसको यूज़ करते थे, बट जैसे जैसे हम सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करी, जैसे जैसे इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च हुआ, वैसे हमने फेज आउट कर दिया वाइट लेड को, ठीक है। रेड लेड पर अभी भी यूज़ में है क्योंकि ये रिएक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये मेटल के सरफेस के साथ रिएक्ट करता है। ये देखो रेड लेड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। जिसकी वजह से कोरोजन को स्टॉप करता है। डन है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज अ इनर्ट पिगमेंट। चलिए फिर आगे, चलिए फिर। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी लिंकेज, डज नॉट हैव एनी लिंकेज विद द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए अटेम्प्ट करिए, वही कहानी फिर एक बार, समय लो, अटेम्प्ट करो। इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर किस पे बेस्ड होता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे, ठीक है। इंडक्शन कुकर का जो प्रिंसिपल होता है दैट इज एडीज करंट, या फिर आपने पढ़ा होगा हीट लॉस, एडीज करंट, हीट लॉस, आई आर स्क्वायर का जो फंक्शन होता है हीट लॉस। तो क्लियरली ये भी बेस्ड है इस पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, ठीक है। एडीज करंट, गैल्वेनोमीटर अगेन इंड्यूस करंट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे बेस्ड होता है? आप इलेक्ट्रॉन के एक बीम को प्रोजेक्ट करते हो मटेरियल के ऊपर। आगे बढ़े। अगला सवाल क्या है? मैच दी फॉलोइंग। बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नियोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? गुरुजी 5 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p1। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? गुरुजी 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p3। ऑक्सीजन का गुरुजी 8 होता है। 1s2, 2s2, 2p4। नियॉन का, नियॉन तो यार इनर्ट गैस है, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कॉन्फ़िगरेशन कैसा बनता है? 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है। बोरोन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 हैं और नियॉन के पास 0 हैं। हो जाएगा अब सॉल्व। आगे बढ़ें। Now, which one among the following statement about matter is not correct? What's the matter, baby? What's the matter, baby? ठीक है। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of particle increases. समय लो, सॉल्व करो, पढ़ो, एटलीस्ट क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी पार्टिकल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। अगला, द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड
melt to become a liquid at atmospheric pressure is called as melting point. सही बात है क्या? मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट गुरुजी वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सॉलिड एंड उसके लिक्विड काउंटर पार्ट दोनों ही इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला क्या है? A particle of steam have more energy than water at 100 डिग्री सेल्सियस। What does it mean? कक्षा 9वीं याद करो कि सेम क्वांटिटी ऑफ स्टीम एंड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर सेम टेम्परेचर पे हो तो जो डैमेज स्टीम कॉज करता है दैट इज वे हायर देन द डैमेज कॉज बाय बॉइलिंग वाटर। रीजन बीइंग स्टीम के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी का सोर्स होता है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, steam has vaporization, डन है। नाउ डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड डेपोजिशन। ये बात भी सही है, डेपोजिशन कह लो या डीसब्लिमेशन कह लो, बात बराबर है। तो क्लियरली हमारा आंसर निकल के आता है पॉइंट ऑप्शन बी। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट का इन्होंने डेफिनेशन ही गलत दे दिया था। आगे बढ़े, चलिए। द आइसोटोप ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? बोलो बोलो, फैक्ट बेस्ड सवाल है। कोबाल्ट को आप यूज करते हो, पर्टिकुलरली कोबाल्ट 60। नाउ कोबाल्ट 60 एक अनस्टेबल आइसोटोप है और जब ये और ये गामा रे एमिट करता है। ठीक है, एंड गामा रे जेंटलमैन ईएम स्पेक्ट्रम अगर आप खोल के देखोगे तो गामा रे वो रे है जो जिसके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो गोइंग बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, इसलिए ये ईजिली पेनिट्रेट कर देता है। तो कोबाल्ट इज आर आंसर। नाउ वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर डिजॉल्विंग आयोनिक कंपाउंड बिकॉज, क्यों होता है बोलो? वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है गुरुजी? ऐसा कुछ दिखता है मुझे, यानी हाइड्रोजन के पास एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखता है और ऑक्सीजन के ऊपर कुछ एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखता है। तो क्या ये आयोनिक अट्रैक्शन फॉर्म करेगा आयोनिक कंपाउंड के साथ? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कटायन और एक एनायन लूं तो इनके साथ ये आराम से आयोनिक अट्रैक्शन फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो रहा है हमारा? इट हैज हाई डाइपोल मोमेंट। आगे बढ़े, चलिए। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन इन एथाइन मॉलिक्यूल? व्हाट इज एन एथाइन मॉलिक्यूल? एथाइन मॉलिक्यूल गुरुजी कुछ ऐसा दिखता है यार, डबल बॉन्ड बना दिया मैंने, डबल बॉन्ड बना दिया है, कुछ ऐसा दिखता है, बोलो। तो सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं। डबल बॉन्ड है क्या? नहीं। क्लियरली ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए, नाउ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग आर द मेन इंग्रेडिएंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास? बोलो। क्यूलेट्स क्या होते हैं? क्यूलेट्स जिनमें रिसाइकिल ग्लास को कहते हो। ठीक है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो कमरे में कंसंट्रेट कर रहे हो तो आप सुनते हो लोहा टीना प्लास्टिक, जो कबाड़ी वाले हैं ना, रिसाइकिल ग्लास को लेके जाते हैं, उसको वो क्रश करते हैं, क्रश करने के बाद उसमें थोड़ा सा सिलिका क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फंक्शन ये होता है कि वो जो सिलिकेट का टेम्परेचर है ना वो काफ़ी हद तक कम कर देता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है सिलिका का। ठीक है, साथ में हम बोरेक्स और एल्यूमिना मिलाते हैं। द मेन इनका जो मेन काम होता है, मेन काम इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द ग्लास। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज आर राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। नाउ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज, यार ये तो आप खुद ही करोगे, ये आप खुद से ही करोगे। नाउ व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस? एंडोथर्मिक प्रोसेस थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। क्या क्या एग्जांपल दिया था हम? एक लेड का एग्जांपल दिया था, लेड नाइट्रेट का एग्जांपल दिया था, थर्मल डिकम्पोजिशन।
और दूसरा एग्जांपल दिया था मैंने फोटोसिंथेसिस, ठीक है? जिसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या फॉर्म करता है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है? आंसर इज फोटोसिंथेसिस। आगे बढ़े। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्टिव ग्लास? ये आप सुन लो, ठीक है? ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले सीरियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर। आप सीरियम ऑक्साइड का एक कंपोजिट मटेरियल बनाते हो, यूजुअली आपकी ये विंडशील्ड या फिर आपके कार के ग्लास में दिखता है। सीरियम ऑक्साइड क्या करता है ना, ये यूवी रे को एब्जॉर्ब कर देता है और इट जस्ट लेट्स वाइट विजुअल लाइट एंटर, ठीक है? तो अगर आप कार में बैठे हो तो चिंता मुक्त रहो, आपको टैनिंग नहीं होगी। आगे बढ़े, चलिए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस पीएम पार्टिकुलेट मैटर वन पार्टिकल इन एयर? चलिए, न्यूज़ में आपने 2-4 पार्टिकुलेट मैटर पढ़े होंगे, ठीक है? सबसे ज़्यादा आपने जो सुना होगा वो होगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5, फिर होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, फिर होता है पार्टिकुलेट मैटर 1, ठीक है? पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसका सिंपल यही मीनिंग है कि 2.5 माइक्रोन का है, ठीक है? 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10 रेज़ टू द पावर -6 मीटर, ठीक है? और पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 क्या है? इट इज़ 10 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, ठीक है? 10 माइक्रोन का होता है ये। और ये यूजुअली कंस्ट्रक्शन मटेरियल को पार्टिकुलेट मैटर 10 में रखते हो एंड दे आर कोर्स इन नेचर, ठीक है? पार्टिकुलेट मैटर 1 क्या होता है? एज़ द नेम सजेस्ट, ये 1 माइक्रोन का होता है, यानी 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर, ठीक है? अब ये खतरनाक इसलिए है ना, क्योंकि ये आपके ब्लड स्ट्रीम में तक एंटर कर सकता है। एल्वियोलाई के थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू ये आपके ब्लड स्ट्रीम में भी एंटर कर सकता है। देखते हैं, ठीक है? ऑप्शन क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। नाउ दीज आर एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल ऑफ डायमीटर लेस देन 1 माइक्रोन। आगे बढ़े। करता जा, बढ़ता जा, करता जा, बढ़ता जा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? बोलो, याद करो। फिजिक्स की नॉलेज लगाओ, केमिस्ट्री की नॉलेज लगाओ, ज्योग्राफी की नॉलेज लगाओ, पर मुझे आंसर चाहिए। आंसर क्या होगा? कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन गुरुजी हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। एक हॉट ऑब्जेक्ट और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में कलर चेंज कर लेते हैं, तब मजा है। कलर चेंजेस टू ब्लू, ठीक है? चलिए, ठीक है? तो आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट लिया है और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट लिया है, तो जब आप इसके बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल रखते हो तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होता है? हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास हीट ट्रांसफर होता है। इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कन्वेक्शन के केस में क्या होता है? मान लो आपने वाटर बॉईल करने के लिए चढ़ाया है, वहाँ पे क्या होता है? कन्वेक्टिव करंट बनता है वेसल के अंदर, ठीक है? मटेरियल इटसेल्फ मूव्स। हीट ट्रांसफर का मैकेनिज्म इसमें क्या होता है कि मटेरियल अपने साथ साथ ही हीट लेकर के जाता है, ठीक है? जो आप अपड्राफ्ट देखते हो इक्वेटोरियल रीजन में, जब इक्वेटोरियल रीजन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता है तो एक कन्वेक्टिव करंट बनता है और हवा क्या है? अपड्राफ्ट करती है। रेडिएशन में क्या होता है? हीट ट्रांसफर इज डन बाय ईएम वेव, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है इन द रेडिएशन, और ये वैक्यूम में भी पॉसिबल है, ठीक है? ईएम वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है एंड पर्टिकुलरली इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू होता है ये। कोलिजन तो यार मतलब हंसी छूट जाएगी आपको। मुझे तो लग रहा है कमीशन वालों के पास है ना, जब ऑप्शंस खत्म हो गए थे तो उन्होंने पन्ने पलटाए और जो पहला शब्द मिला उन्होंने वो डाल दिया है। आगे बढ़ते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग बायोटेक्नोलॉजीज इज अप्लाइड टू मैन्युफैक्चर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन? बोलो। नितिन गडकरी जी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हैं। इन्होंने एथनॉल ब्लेंडिंग को है ना
परमिट दे दिया है पेट्रोल में। ये एप्लीकेशन किसका है? सबसे पहले व्हाट इज वाइड बायोटेक्नोलॉजी? जेंटलमैन, वाइड बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, जो आप एथनॉल का प्लांट देखते हो, जो आप ब्रूरीज देखते हो, जो आप फॉर एग्जांपल लुब्रिकेंट का प्लांट देखते हो, वो है आपके वाइड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? रेड बायोटेक्नोलॉजी मेडिसिन से रिलेटेड होता है। ये सारे एग्जांपल इंसुलिन का फॉर्मेशन हो गया, या जीन थेरेपी हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, या वैक्सीन हो गए, ये सारे रेड बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होता है हरित क्रांति जो हमारी हुई थी, वो ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के तहत हुई थी। ठीक है, अगेन ब्लू बायोटेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू एक्वाकल्चर। डन है क्या? आगे बढ़े। नाउ इन विच ऑर्गेनिज्म डिड मेंडल कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? यार ये चीज तो आपको आनी ही चाहिए। आंसर इज गार्डन पी। और इसे सेलेक्ट क्यों किया था? क्योंकि गार्डन पी का है ना शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है। जब लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है तो आप जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट करोगे और जल्दी जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। और साथ में है ना इनके पास सेल्फ पॉलिनेशन की एबिलिटी होती है। और इसका यूज केस हमें मिला था F2 फीलियल टू जनरेशन में, जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस याद करो। ठीक है, अगला सवाल। अ कैनन शूट्स अ बॉल अपवर्ड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। The total time of flight of the ball is 20 seconds before it hits the ground. The ball loses 70% of speed after hitting the ground. Which among the following is the correct height that the ball will bounce up after its first bounce? सवाल सवाल देखते ही सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला आप यूज में लाने वाले हो उसको लिखना है। समय लो, ट्राई करो। हम्म देन सबसे पहले सवाल देखते ही हमें ना इक्वेशन ऑफ मोशन याद आने चाहिए सारे के सारे। पहला कौन सा है? S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दूसरा V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तीसरा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। ठीक है, सवाल क्या कह रहे हैं? एक प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है ये, जिसमें आपने कैनन से बॉल को शूट किया है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 100 मीटर पर सेकेंड से आपने इसको शूट किया है। ठीक है, जब कैनन शूट होती है तो ये गिरेगी भी। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को याद करो। जब बॉल एक ही लेवल पे होती है तो हर एक लेवल पे इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? सेम होता है फॉर अ गिवन लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा? जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वी कितना होगा हमारा? 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक बात क्लियर है? आपने कैनन को शूट किया है, आपने कैनन को शूट किया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, इट इज जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। वी क्या है? ये जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो मैग्नीट्यूड हमारा सेम रहेगा परंतु डायरेक्शन अलग है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, इट इज द स्पीड। डन। आगे क्या हो रहा है? 70%, इट लूजेस 70% ऑफ स्पीड ऑन एंड रिटेन कितना करेगा? फिर 30% रिटेन करेगा। व्हाट इज 30% ऑफ 100? इट इज 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड से ये बाउंस बैक करता है। बाउंस बैक करके ये सर्टेन हाइट तक जाएगा, उसके बाद द टॉप मोस्ट पोजीशन पे v विल इक्वल्स टू 0 एंड ये वापस से ड्रॉप हो जाएगा। तो ये कितने हाइट पे गया है, ये हमारा सवाल। ठीक है, तो फॉर्मूला हम कौन सा लगाने वाले हैं यूज में? हम फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल्स टू, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। चलो देखते हैं। सबसे पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v क्या है इस केस में? 0 है। ठीक है,
यानी 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, बस इसमें आपको ये पुट कर देना है, वैल्यूज पुट करने हैं और कुछ नहीं। 0 इक्वल्स टू यहाँ पे u कितना दे रखा है गुरुजी, 30 दे रखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी, -2 इंटू 10 इंटू एच होगी। क्या कुछ ऐसा मिलेगा हमें? जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि बॉल फ्री फॉल में है, बॉल फ्री फॉल में है एंड दी वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं, दी ओनली एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो नीचे डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। चलो फिर 20h इक्वल्स टू 900, h इक्वल्स टू 45 मीटर। आंसर क्या है, 45 मीटर। आगे बढ़े। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एनर्जी पर फोटोन? लार्जेस्ट एनर्जी की बात कर रही है, ठीक है। फॉर्मूला, सवाल देखते ही फॉर्मूला याद आना चाहिए, E इज इक्वल्स टू एच न्यू या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो कुछ नहीं करना है हमें, ईएम वेव को खोलना है, हमें ये चेक करना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस वेव का है। चलिए फिर गामा रे गुरुजी क्लियरली सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रे का है, ठीक है। उसके बाद घटते 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 रेडियो वेव के पास वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, परंतु इसके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो गामा रे, देन एक्स रे, देन यूवी रे, देन विजिबल रे, देन इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है, यूवी दे रखा है, एक्स रे दे रखा है, आंसर इज एक्स रे। आगे बढ़े। Now, in which layer of the plant tissue are guard cells present? बोलो, बोलो, समय लो, बोलो। चलिए, सबसे पहले हम एक क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ठीक है। लीफ का क्रॉस सेक्शन देखते हैं। जब आप क्रॉस सेक्शन लेते हो तो सबसे ऊपर जो आपको लेयर मिलती है दैट इज क्यूटिकल, और क्यूटिकल के ठीक नीचे आपको मिलेगा अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और एपिडर्मिस के ठीक नीचे आपको ये एलोंगेटेड सेल्स मिल रहे हैं जिसको हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफाइल सेल। नो मीजोफाइल सेल बेसिकली एक स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा ही है, ठीक है। याद करो पैरेन्काइमा क्या था, पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल्स व्हिच हैज थिन सेल वॉल एंड दे आर यूज्ड इन स्टोरेज ऑफ फूड एंड वाटर, ठीक है। तो मीजोफिल सेल बेसिकली जब भी एक पैरेन्काइमा सेल में बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हो जाता है और उसके पास एबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करने की, तो हम उसे मीजोफाइल सेल कहते हैं, ठीक है। दीज आर एलोंगेटेड सेल पैलिसेड। फिर आता है हमारा स्पॉन्जी मीजोफाइल सेल। स्पॉन्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना बहुत ही ज़्यादा फ्री स्पेस देखने को मिल रहा है, इंटरस्टिशियस स्पेस इसमें बहुत ही ज़्यादा है, एंड इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। डन है। चलिए, अब हमने क्या किया है, एपिडर्मल लेयर को क्या किया है, इसका एक जूम व्यू लिया है। एपिडर्मल लेयर को जब आप जूम करके देखते हो तो आपको एक गार्ड सेल दिखता है गार्डिंग स्टोमाटल ओपनिंग। अगर इतनी बात क्लियर है तो जल्दी से मुझे आंसर बता दो। आंसर इज एपिडर्मिस। नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट द proportion ऑफ डिफरेंट gases इन बायोगैस। बोलो। चलिए, सो बायोगैस का जो प्लांट होता है ना, बायोगैस का जो प्लांट होता है ना, तो इट फंक्शन सेम एज जो आपके घर में मम्मी दही जमाती है ना, वैसे ही काम करते हैं। गुरुजी एग्जाम्पल भी तो सही ले लिया करो, ठीक है। दही में आप इनोक्यूलेट डालते हो ना, इनोक्यूलेशन जामुन डालते हो ना दही में, वैसे ही हम भी इसमें करते हैं कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट में हम एनएरोबिक बैक्टीरिया का एक जामुन डालते हैं, और वो एनएरोबिक बैक्टीरिया के एक एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और मिथेनोजेंस एनएरोबिक प्रोसेस कंडक्ट करता है, इट ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन को अगर हम एनालाइज़ करें तो क्लियरली हम इसे तो एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन सबसे ज़्यादा है। इसे भी एलिमिनेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। अगर एनारोबिक बैक्टीरिया है तो वो ऑक्सीजन के प्रेज़ेंस में फ़ंक्शन नहीं कर पाएगा। इट विल जस्ट डाई आउट। तो ऑक्सीजन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है? नाउ अब नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बात अटकती है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मात्रा होगा ना वो नाइट्रोजन से कहीं ज़्यादा होगा क्योंकि जितना मीथेन बनता है, बाकी का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मीथेन कण में ना बन जो मीथेन जितना बनता है और बचा हुआ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन? क्या है हमारा ऑडिबल रेंज? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है? नाउ इन व्हाट फॉर्म इज एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी? एक्सेस ग्लूकोज, ठीक है? सबसे पहले इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन ह्यूमन बॉडी एंड स्टार्च इन प्लांट। ग्लूकोज तो एक मोनोसेक्राइड है, फ्रक्टोज भी एक मोनोसेक्राइड है। इसी से हम लोग याद करते हैं देयर आर थ्री टाइप ऑफ कार्बन सॉरी कार्बोहाइड्रेट। वन इज मोनोसेक्राइड्स, दूसरा है डाइसेक्राइड एंड तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ठीक है? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर द एग्जांपल ऑफ पॉलीसेक्राइड। फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज आर एग्जांपल ऑफ मोनोसेक्राइड। एक और मोनोसेक्राइड आप पढ़ते हो दैट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज मिलता किसमें है? लैक्टोज में मिलता है। लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसेक्राइड, जिसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलता है। कंफ्यूज हो गए क्या? कंफ्यूज हो गए हो क्या? चलो, आराम करो अभी। जितनी चीज़ें पढ़ाई गई है आराम से इसे सुनना वापस से, मन करे तो रिवाइज कर लेना। पर पर बैटरी हो गई है लो। चलिए, आई टेक माई लीव जेंटलमैन। ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बचे कुचे बाकी के सवाल, कुल हमारा टारगेट होने वाला है 210 सवालों का। बचे कुचे जो सवाल बच रहे हैं वो हम सब्सिक्वेंट क्लासेस में लेने वाले हैं। तो टारगेट है मेरा एटलीस्ट 3 क्लासेस में हम सारी चीज़ें ख़त्म कर लें, एवरीथिंग रिलेटेड टू साइंस, एंड देन फर्दर ऑन विल टेक पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स करेंगे। एंड इसी तरीके से अगले 10 से 12 दिन में जितनी भी चीज़ें कंप्लीट हो पाती हैं करेंगे। ठीक है? आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी लर्निंग।